जूही का दिमाग आज समोसों में पड़ा रहेगा। बेटा ध्यान से बैठी बस। तो पहली फोर्स आपकी पहली बात हो गई, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। अभी तक हमने कुछ नहीं करा। ये देखो, वैसे लेट आने वालों के अलग फीस लगती है। दो बॉडीज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से जब पे शुरू किया। एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स। दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो मास ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। इनको आप अगर एक साथ ले आओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, उसका वैल्यू है जी, उसका सिंबल है जी और उसका वैल्यू है नहीं कर सकते। ठीक है, आगे सर। इट इज अ म्यूचुअल फोर्स, यानी दोनों बॉडीज, इवन ये देखो अर्थ और ये छोटा सा स्टोन, अगर अर्थ स्टोन को अपनी तरफ एफ फोर्स से खींचती है तो स्टोन भी अर्थ को एफ फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, सेम फोर्स से खींचेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, पहली चीज। दूसरा लिखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसे लिखिए, इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, देखिए फोर्स, मान लीजिए दो बॉडीज है 1 and 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल और ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ। चलिए के एक्सप्रेशन तेरे बदलने इनको आज तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा, बैठ पकड़ा दूंगा, नहीं तो तुझे समोसे लाद के लाने पड़े सारी क्लास। समझ में आता है तो स्माइल दिया कर, नहीं तो तुषार कपूर की तरह सेम एक्सप्रेशन मत रखा करो, हंसी में भी वही, दुख में भी वही, गुस्से में भी वही। मुझे समझना मुश्किल हो जाता है किसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में अरे कुछ तो स्माइल दिया है। 3 नंबर, तीसरा लिखो, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? वाओ, छा गया। माता रानी की झाड़ू खाए हुए कितने दिन हो गए? ओह सॉरी, ऐसा ना ध्यान करो। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके द्वारा किया गया काम या जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्या? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद नहीं रखते हो यार तुम लोग? वही बनाने जरा, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ इस रास्ते से, किसी प्लेन के ऊपर रख के ले जाओ ऐसे, या सीढ़ियों से ले जाओ, या ऐसे ऐसे करके ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, आप गए तो h हाइट ऊपर ही हो ना। क्या किया है आपने? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी कहाँ खींच रही थी इसको, और आपने क्या किया? उसके अगेंस्ट उठा के ऊपर लेके गए हो। लेकिन सभी केसेस में वर्क डन का वैल्यू कितना आया था? इसका मतलब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कैसे ले जा रहे हो, इस चीज से फर्क पड़ता है कहां से चले थे और कहां पहुंचे हो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फर्क पड़ता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते से ले जा रहे हो। ठीक, ऐसी फोर्सेस जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हम लिख चुके हैं इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हूं, सिर्फ हेडिंग बोल डाल देना कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आगे लिखिएगा, क्या कह रहे हो? एक बॉडी पर थोड़ी लगे हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स कब कैंसिल हुए थे? आज तक नहीं हुए। कब? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। एक फोर्स इस बॉडी पर लगा, एक फोर्स इस बॉडी पर लगा, तो कैंसिल कहां से हो? ठीक है, तो मेरे टेस्टिंग में करती रहती है, तो ऐसा लगता है। ग्रेविटी शब्द में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जब दो बॉडीज जिनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो, अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ हो तो हम वर्ड ग्रेविटी यूज कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, बस इतना ही फर्क। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं। चलिए आगे चलिए और लिखिए, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। आपने पहले डायग्राम में चेक किया कि हमने
ये कौन सी लाइन के अलोंग लगती है? ये देखो, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। ये देखो, तो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन करती है इन दो बॉडीज को, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगती है। एन कहाँ लिखा मैं? लिख लिया सेंट्रल फोर्स? जितने कीवर्ड्स हैं लिखते जाइएगा प्लीज। नाउ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल, ये सब 9th में कर चुके हैं, ये सिर्फ रिकैप है। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक बात बताओ, ये अर्थ आ गई, ये कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसका मास कितना है? m। अर्थ का मास कितना है? m। अर्थ के और स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना है? जितना अर्थ का रेडियस है। दिख रहा है? ये स्टोन अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ या नियर टू अर्थ है, कहीं भी कह लो। स्टोन के और अर्थ के सेंटर में दूरी कितनी है? r। स्टोन का मास स्मॉल है, अर्थ का मास कैपिटल है। अब मुझे बताओ, डिफाइन करते थे 9th क्लास में वेट। हाँ जी, नया बच्चा लगी कर लें। हाँ जी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट इज द फोर्स। पहली लाइन में ही क्लीन बोर्ड, ठीक है ना? क्लीन बोर्ड भी चलता, ठीक बोला। वेट इज द फोर्स जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर मैं ये कहूं कि जितनी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? क्या ये वही फोर्स नहीं है जिससे ये वाला स्टोन अर्थ की तरफ खींच रहा है? और जो अभी नाम भूल गया, शौर्य। तो शौर्य ने जो बोला, ये वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्टिंग अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दोनों डेफिनेशन में फर्क है? यहाँ और यहाँ में कोई फर्क है? जब कोई फर्क नहीं है तो वेट का जो फॉर्मूला होता है, इसका मतलब वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई डेफिनेशन वाइज तो दोनों चीजें सेम ही है ना। ये क्या है? फोर्स जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। ये क्या है? वही फोर्स जिससे अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। दोनों बराबर ही, इनको काट दो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या फॉर्मूला बन गया? gm by r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया gm by r स्क्वायर। r कैपिटल ले लेता हूँ, छोटा ले लिया गलती से मैंने, r कैपिटल लिया हुआ, ये r स्क्वायर। एक और चीज नोट कर रहे हो इसमें? क्या? इसमें बॉडी का मास गायब हो गया, कट गया, यानी g does not depend on, does not हो गया अपनी on mass of body। और आसान शब्दों में बोले तो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, दोनों को वैक्यूम में गिराओ, अगर एयर नहीं हो तो दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना आएगा? सेम आएगा, दोनों पर सेम आएगा। ठीक है? यहाँ गिराऊंगा तो फर्क आएगा, यहाँ गिराऊंगा तो फर्क आएगा। तो पहले कर चुके हो, देखा है कभी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। चलिए अब लिखिएगा वेरिएशन ऑफ जी। कुछ दो चार चीजें इसमें पढ़ते हैं कि क्या जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है सब जगह या बदलता रहता है। देखते हैं। पहला, विद ऑल्टीट्यूड और हाइट। सैटेलाइट क्या होती है? ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट मशीन होती है, वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाली। हाँ, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो मेरा टेलीफोन भी है, यानी टेलीफोन इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट हर एक वो चीज को कह सकते हो आप जो एक बड़ी बॉडी के अबाउट
रिवॉल्वर, उसे कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जैसे आप कहते हो मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ऐसे ही सैटेलाइट आप लोग छोड़ते रहते हो। सैटेलाइट को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कभी ऐसा होता है इसका सैटेलाइट का डीजल खत्म हो गया, भर क्या हो, सैटेलाइट कैसे चलता है? एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना पड़ता है। एटमॉस्फेयर के बाहर तो है, वो घूमता कैसे रहता है? ग्रेविटी घुमाती है उसको। इतना तो कम से कम ध्यान रखा करो, ये अगर तुम्हारी अर्थ है और ये किसी सैटेलाइट कोई ऑर्बिट में घूम रही है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस लाइन के अलोंग। अगर कोई फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगी तो वो अर्थ की तरफ खींचेगी कि गोल गोल घूमेगी? गोल घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये क्यों घूम रही है ऐसे, रुक क्यों नहीं जाती है? हाँ जी, चंद्रयान ऐसे ही होगी। चंद्रयान में आग लगा दो, चंद्रयान की बात मत करो। चंद्रयान में पहुंचने वाला है, उस दिन मिठाई खाएंगे। ये आपके देश के साइंटिस्ट की जो है उपलब्धि है बहुत बड़ी। चलिए, विद ऑल्टीट्यूड और हाइट, ये जवाब नहीं दिया अभी तक किसी ने। ना, इतना तो पढ़े लिखे होते बात ही अलग थी। अभी फिलहाल बॉडी कहाँ रखी है? मान लीजिए m मास की बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखिए ऐसे, फिर हमने क्या किया, इसको उठाकर कुछ दूर ऊपर ले गए। अब डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में? r प्लस h। क्या लग रहा है g की वैल्यू में क्या होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगा? g की वैल्यू बढ़ जाएगी। वेरी गुड, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, फिर सोच करो। इनवर्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ऐसा है। g का फॉर्मूला क्या है? जब आप इस बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हो, अर्थ के मास पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, नहीं ना, तो ये बदल रहा है ना ये बदल रहा है, तो g किसके इनवर्स में आ रही है? r के। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? r बढ़ेगा तो g कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम हो जाएगा? मैं यहाँ पे ही लाऊंगा इसको, कितना परसेंट कम हो जाएगा? मान लो ऊपर जाकर g की जगह क्या बन जाती है? g डैश, तो वहां पर r किसके बराबर होगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं g डैश बाय g तो क्या आएगा? देखना ठीक लिखा है ना, इनवर्स में आ रहा है ना, तो यहाँ g डैश आएगा तो ये इनवर्स में यहाँ आएगा, और g आएगा तो r स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि g डैश इज लेस देन g, यानी g का क्या हुआ? g डिक्रीज हो गई है। कितना परसेंट डिक्रीज हो गई? अब मुझे बताओ कितना परसेंट डिक्रीज? 10th क्लास पास हो आप सभी विद अबाउट 95% इन मैथ्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आंसर निकालें, परसेंटेज चेंज इन g। अच्छा, परसेंटेज का सिर्फ फॉर्मूला बता दो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज डिक्रीज का सिर्फ फॉर्मूला बता दो। वो उसका था पोटेंशियल, वो इंक्रीज कर। अच्छा उसका 1 माइनस किया है आ गया ना, बस मैं वही पूछ रहा हूं। जो चीजें बता दी जाती हैं उन्हें भूला मत करो। जब भी परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है तो क्या करते हो? पहले डिक्रीज निकालते हो, अपॉन इनिशियल वैल्यू निकालते हो, इनटू 100। ये बात पहले बताई थी मैंने आपको। जैसे मान लीजिए आपके पहले मार्क्स आए 20, अब आए 24। पहले भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, कितने बढ़ गए? 4। पहले कितने थे? इनटू, तो कितना परसेंट बढ़ गया? साफ निकला आपको 20% का इंक्रीज आता है। तो परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकाला जाता है। फिर से देखो, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है आप, तो कैसे निकालोगे? कितना डिक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना था इनटू, ऊपर ज्यादा था नीचे?
ऊपर तो कम हो गया ना, ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो ये आ गया डिक्रीज अपॉन नीचे कितना था इनटू। अब तुम रोज करवाओगे क्या मुझसे ये काम? अभी तो पोटेंशियल एनर्जी में उस दिन 10 मिनट खराब करे थे, फिर करवा ली। याद रखा करो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। परसेंटेज डिक्रीज होता है तो 1 माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और अगर वो कहता है परसेंटेज इंक्रीज तो जी डैश अपॉन जी माइनस 1 इनटू 100। अब ये याद रखा करो, बार बार मत करवाया करो। और अभी करा नहीं मैंने, अभी पूरा करूंगा इसको। हटा दूं इसे? ये तो समझते हो ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में निकाला वैसे यहाँ पर आ गया। ठीक, कहाँ पर पहुंचे थे हम? यहाँ पहुंचे। एक काम करो, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकालो। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या वैल्यू आया हुआ जरा देखें। जी डैश बाय जी किसके इक्वल आया? जी डैश बाय जी किसके इक्वल आया? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं? एक काम समझ सकते हो, इसके पास आर नहीं है ना, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो। अब दोनों के पास आर हो गया, आर को अगर कॉमन निकालोगे तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो नीचे क्या बचा रहेगा? ऐसे समझ लो, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, दोनों में आर आ गया, बाहर निकालोगे तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो आर प्लस एच बाय 1 प्लस एच बाय। समझ आए? पक्का? अच्छा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बचा? जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाता हूं, अब आप चाहें तो ये वैल्यू उसमें डाल दें, लेकिन मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसको लेके। आपको जी डैश बाय जी का फॉर्मूला तो हमने पहले भी मिल गया ना आपको। अब अगर वो बोले, देखिए सुनिए बात, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसको कोई 2000 किलोमीटर ऊपर ले जाता हूँ, तो ये जो हाइट है ये इसके कंपैरेबल में अच्छी खासी है। एक केस ऐसे समझो कि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और मैं इसको कोई 500 मीटर ऊपर ले गया। ध्यान से समझना बात। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। कितना ऊपर लेके गए? इसमें ये ऐड भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? यानी 500 मीटर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू, लेकिन ये डिस्टेंस तो इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा खासा बड़ा है ना। इसका 1/3 ही बन रहा है ऑलमोस्ट, तो इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसको तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। सुनिएगा, अगर h की वैल्यू r से बहुत कम होती है, अगर h की वैल्यू r से बहुत कम होती है, तो एक थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में जिसे आप लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कोई मुश्किल नहीं, कोई डिटेल में कुछ नहीं कराना मैं संदीप सर से करते रहना बाद में। जब हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए बहुत। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ 500 मीटर रख दूं और यहाँ 6400 किलोमीटर रख लूं, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो हम बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि आप इस -2 को उठाकर यहाँ ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 2h बाय r। किसके बराबर आ गया? ऐसे याद रख लो, 1 प्लस x की पावर अगर n है और x बहुत छोटा है, तो आप इसको 1 प्लस nx लिख सकते हो। इतनी सी बात बोलिए, ठीक है। तो ये जो -2 था इसको हम पहले ले आए, तो ये -2h बाय 1 - 2h बाय r। ये स्पेशल केस है, केवल तब जब बॉडी अर्थ के सरफेस के आसपास ही कहीं है, थोड़े बहुत डिस्टेंस पर, तब हम इसको यूज करेंगे। जी डैश बाय जी कितना आ गया? 1 - 2h बाय r। 1 - 2h बाय r लिख लिया यहाँ पर? नहीं लिखो।
हो गया जी, चलो आगे। चलिए देखिए आगे, जी डैश बाय जी का वैल्यू कितना आया? अभी आपसे मैं क्या कह रहा था, परसेंटेज डिक्रीज निकालिए। तो आपने कैसे निकाला था परसेंटेज डिक्रीज? 1 माइनस जी डैश बाय जी इंटू 100। क्या जी डैश बाय जी का वैल्यू नहीं निकला अभी? कितना? 1 से गया, तो एच बाय आर पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कंडीशंस अप्लाइड। लिखा रहता है ना, आपकी 10,000 की लॉटरी लगी, कंडीशंस अप्लाइड। क्या कि भैया आप ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं, नीचे ही हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में बहुत सारों में ये यूज होगा, लेकिन अगर वो बोलते हैं आप 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, फिर ये लगाओगे तो हो जाएगा गलत, फिर ये लगाओगे तो हो जाएगा गलत। उस केस में आप क्या यूज करना, जी डैश बाय जी तो हम लिख कर आए थे अभी, क्या लिखा था? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो वहां पर आप 6400 डालना, 6400 प्लस 1000 डालना, और वैल्यू डाल के जी डैश बाय जी का वैल्यू निकालना, और फिर सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना। ये कब? जब काफी ऊपर ले गए। लेकिन अगर कहीं आसपास ही 50-100 मीटर ले गए तो क्या ले गए आप? ठीक, उस केस में आप यूज करेंगे परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता है, जी का वैल्यू कम होता है। कितना परसेंट कम होता है? इतना परसेंट। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। तुम लिख लेना, सारा छोटा तो नहीं कुछ करा? ओए चिकू, छोटा तो नहीं कुछ छूट गया? कौन सा वाला? अच्छा, नहीं तो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो ही रहा है। अभी हमने एक ही वेरिएशन पढ़ा ना, इफेक्ट ऑफ। अभी तो आप क्या कर रहे थे, अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर चले गए, अब आप माइंड में घुसेंगे, मतलब अर्थ में नहीं अंदर जाएंगे। देखिए, ये था अर्थ का रेडियस यहां तक आर, यही था। और अब लेटेस्ट से आप डी डेप्थ नीचे आ गए, कहां से कहां? अर्थ के सरफेस से यहां आ गया। तो अब ये जो गोला बचा, इसका रेडियस कितना बच गया? आर माइनस। पूरा कितना था? आर। कितना डेप्थ नीचे आ गया? डी। बच गया कितना? आप पहली बार से ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट का डेफिनेशन क्या पढ़ते आ रहे हैं? आप पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जितनी ताकत से, जितनी फोर्स से अर्थ अपने अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट कहते हैं उसको। अब तो आप यहाँ आ गए, अब आपको सिर्फ इतना हिस्सा, अब आपको अपने सेंटर की तरफ केवल कितना हिस्सा खींचेगा? यस। अब अर्थ आपके लिए कितनी सी रहेगी जो आपको सेंटर की तरफ खींच रही है? यही वाली, बस यही रहेगी। तो उसका रेडियस कितना रहेगा? आर माइनस डी। अब तो रेडियस छोटा हो गया उसका। ठीक, क्या मास पे भी फर्क पड़ गया? क्यों नहीं पड़ गया? बिल्कुल पड़ गया। पिछली बार तो आपने क्या कहा था? आपने कहा जीएम बाय आर स्क्वायर। पिछली बार आपने बोला ये भी नहीं बदला, ये भी नहीं बदला, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब की बार तो मास बदला, आर भी बदला। तो आप ये कह सकते हो ना, जी इज प्रोपोर्शनल टू, लेकिन मैं बार बार अंदर जाऊंगा तो बार बार अर्थ का मास निकालूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। मास बार बार कहाँ तक मास निकालते हैं? वो एक फॉर्मूला लिखा था ना अभी हमने, आज छोटा हो गया जो अर्थ, बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखा था हमने, अभी हम इस पे आ रहे हैं, अभी हम इस पे आ रहे हैं। देखिए
पहले आपको इतनी बड़ी अर्थ खींच रही थी अपनी तरफ, ये पूरी अर्थ अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींचा जा रहा था आपको। अब आप अंदर आ गए, माइंड में अंदर आ गए, ठीक। जब यहाँ आ गए तो अब आपको केवल इतना ही बोला तो खींचेगा अपनी तरफ। वेट क्या होता है? फोर्स। तुमने अभी डेफिनेशन बताई, फोर्स जिससे कि अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं। फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी जो जिसको मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, फोर्स कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, क्योंकि मास भी कम हो रहा है और आर भी कम हो रहा है। ये तो मेरी इक्वेशंस बताएंगे कि कम लगेगी कि नहीं लगेगी। लगेगी तो सही है, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल जायज है, फोर्स कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। अभी देखते हैं। फोर्स यानी वेट, वेट का फॉर्मूला होता है mg। अगर g कम हो गया तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है, कम लगेगी। g का फॉर्मूला अभी आप क्या लिख कर आए थे? वो 4 ये लिखा था, किसी ने पूछा ही नहीं ये क्या है। अर्थ की डेंसिटी सब जगह सेम है, कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं नीचे मैग्मा फंसा हुआ है। पूछा करो ना यार, ये अर्थ का एवरेज डेंसिटी है, तुमने एवरेज निकाल लिया। और जरा देखो इसमें कौन कौन सी चीजें ना बदलने वाली हैं। ये नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। ये नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। अर्थ का एवरेज डेंसिटी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब जी किसके प्रोपोर्शनल आ गया? अंदर गए हैं आप, अर्थ के अंदर गए हैं तो आर बढ़ गया घट गया? बढ़ गया, घट गया। तो आर डिक्रीज हो गया विद डेप्थ, तो जी भी डिक्रीज हो गई विद। तो फिर जो तेरा सवाल था, फोर्स या वेट कैसा हो गया? वेट कम था, वेट क्या हो गया? कम। कितना परसेंट कम हो? अब इस सवाल पे आएंगे, कितना परसेंट कम हो गया? आर डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली जब आप अंदर गए तो आपका रेडियस भी कम हो गया। जो चीज आपको सेंटर की तरफ खींच रही है वो छोटी भी हो गई, तो ये भी कम हो गया, तो जी भी कम हो गया। अच्छा, कितना परसेंट कम हो गया? निकाल सकते हो परसेंटेज डिक्रीज। अभी तो फॉर्मूला लिखा, अब तो निकाल दो। अब मैं वेट करता हूँ, तुम लोग बताओ। हाँ, कहाँ लेते हैं? इस साल थोड़ी लेंगे, अब बड़े हो गए, आप मुझे आ गई और इनके आ गई, मतलब अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। एच का आप एच कहाँ से आ रहा है इसमें? अब तो डी आना चाहिए। देखिए जी किसके प्रोपोर्शनल है? आर। और यहाँ पर तो जी है और यहाँ जी डैश पहले की तरह, तो जी डैश किसके प्रोपोर्शनल हो गया? पहले आर के प्रोपोर्शनल आ रहा था, अब रेडियस कितना रह गया? आर माइनस डी। और आपको तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए क्या चाहिए? जी डैश बाय जी, तो आर माइनस डी बाय आर, यानी कितना हो गया? 1 माइनस। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला था अभी? 1 माइनस जी डैश बाय, तो जी डैश बाय जी हमारे पास है। जैसे इसको यहाँ डालेंगे, मेरे पास जगह की कमी है, तो केवल क्या बचेगा? डी बाय आर इंटू, नो कंडीशन अप्लाई। इस बार कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी मैं, इस बार कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया कि ये छोटा है और ये बड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला आ गया। कितनी डेप्थ में गए अपॉन अर्थ का रेडियस कितना था इंटू कितना। सिंपल। अभी तो बहुत कुछ बदल जाएगा गुड़िया रानी, जो तूने सवाल पूछा अभी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी पिछले चैप्टर में कितना पढ़कर आई है? आप बदलने वाला है। फॉर ग्रेटर हाइट्स ये फॉर्मूला अब चेंज होकर ये हो जाएगा। रादर इसको तो हम और बदलेंगे अभी, और तरीके से पढ़ेंगे, माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, तो बहुत कुछ बदलेगा 9th क्लास वाला। होता क्या है, जैसे 9th क्लास में आपने फ्रिक्शनल फोर्स कहीं रेयर ही ली है ना, ज़्यादातर नहीं ली, ज़्यादातर भी नहीं ली। अब इस साल आप लेते जा रहे हो, फ्रिक्शन भी आ गया, फ्रिक्शन भी फोर्स को कम कर रहा है, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली।
अब ऐसे ही हमने पिछले 9th क्लास में ये सब था ही कहाँ, कराया था बस तुम लोगों को कराया मैंने। था कैपिटल लॉ भी नहीं था, कराया तो था तुमने मैंने कहा। तो तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 1 माइनस 2h/r इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद हाइट। हाइट और ये किसका फॉर्मूला है? विद परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ। ये दो हमने अभी तक करे। और क्या फॉर्मूले कर लिए? एक फॉर्मूला कर लिया हमने जी इक्वल्स टू, और इसी का एक छोटा भाई, और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो हमने कर लिया। अब तक हमने ये, हाँ जी बोलिए। डिक्रीज का तो ये है ना हाइट वाले का 2h/r इंटू 1 माइनस तो बिना डिक्रीज मैं समझा नहीं। परसेंटेज हाँ तो 2h/r तो लिखा है। 1 अरे 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 मुझसे गलती हुई, सॉरी सॉरी मेरी गलती। हाँ लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब h इज वेरी लेस देन r, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई थी। चल अच्छा ये बता दिया करो ध्यान। अर्थ के सेंटर पर हमारा वेट कितना होता होगा? अर्थ के सेंटर पर अगर हम चले जाएं तो वहां वेट कितना होना चाहिए? 0 क्यों? जो जिस पे खींच रहे हैं उस लाइन पर है। बीच में डिस्टेंस खत्म हो गया ना, वो force of डिस्टेंस gravitation खत्म कर निकालने दोगे तो इन्फिनिटी दिखाई देगा आपको। ये कहो कि अर्थ के सेंटर पर आंखें इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो बहुत छोटे वर्ड से। ये क्या कह रहा था मैं? अर्थ के सेंटर पर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अर्थ के सेंटर पर जब आप पहुंच जाओगे तो मास कहाँ है वहां पर आपको खींचने के लिए? सेंटर तो एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा, सेंटर पहुंच गया, सेंटर पहुंच गया, आपको खींच कौन रहा है? कोई भी नहीं। जब मास ही नहीं है तो जी कितना होगा? 0। जी 0 तो वेट कितना होगा? तो अर्थ के सेंटर पर आपका वेट कितना आएगा? 0। ठीक है ना? अर्थ के सेंटर पर आपका वेट कितना आएगा? अभी आपने पिछले वाले में क्या करा था? बता रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ, इसीलिए ये लेके आओ। जब आप अर्थ के सरफेस पे अंदर गए तो ये मास छोटा हो गया, अंदर और जाओगे और छोटा और छोटा और छोटा, जब बिल्कुल थ्योरेटिकली यहीं पहुंच जाओगे आप तो यहाँ पर तो मास ही नहीं है कुछ भी खींचने के लिए। आपको कौन खींचेगा? जब वो खींचने के लिए कोई चीज़ नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस बात की? फोर्स ही नहीं, फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? 0। तो वेट भी कितना होगा? 0। तो बॉडी बिकम्स वेटलेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बॉडी बिकम्स वेटलेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? स्कूल में नंबर आ गए कि नहीं? टेस्ट हो गए? कितने नंबर है आउट ऑफ? इतने कम? शोर तो ऐसे बचा जिससे पता नहीं कोई झंडे वंडे काट दूंगी आपके नाम। ऐसा क्यों हुआ? किसमें कटे? 3 मार्क्स में छोड़ ही दिया था। अच्छा तो बात एक ही हो गई ना, मन नहीं किया होगा ना करने का, बोले छोड़ो में। और चलो मैंने कहा गलत हुए हैं। एमसीक्यू तो मार ही रहे बच्चों को है। 2 एमसीक्यू गलत हो गए। होता है आपके कितना? कौन से स्कूल में आप? अच्छा आपने नहीं बदला स्कूल? अर्थ वैसे तो इतनी सर्कुलर नहीं होती है, इतनी इलिप्टिकल, सॉरी इतनी इलिप्टिकल नहीं होती, पर मैंने समझाने के लिए बनाई। थोड़ी सी फ्लैटन होती है पोल्स पे से। अर्थ जो है पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटन होती है, अदरवाइज इतनी नहीं होती। तो बनाई है मैंने, समझाने के लिए बनाई है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वेरिएशन विद शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन विद शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ के हिसाब से ये लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर। और ये लाइन क्या है? पोल्स को जोड़ती है जो है ना, मैं इसको रेडियस ऑफ पोल्स बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ज्यादा ही आसान है। जी का फॉर्मूला क्या लिख कर आए हो? आप पोल्स पे चले जाओ, चाहे इक्वेटर पर कहीं रहो, ये बदलेंगे क्या? तो इसका मतलब जी r² के इनवर्स में, जहां पर r ज्यादा वहां g
कम, आर ज्यादा कहाँ का दिख रहा है? इक्वेटर पर। आर इक्वेटर वाला पोल्स वाले के मुकाबले में ज्यादा है, तो जी इक्वेटर पर कैसी हो जाएगी? तो वेट इक्वेटर, हाँ याद आ गया तुमको, वेट इक्वेटर पर कैसा हो गया? बॉडी का वेट इक्वेटर पर कैसा हो गया? कम। पोल्स पे कैसा हो गया? ज्यादा। फिर तो कुंडू साहब बढ़िया काम नहीं हो गया। यहां से सोना खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ वेट कम है, यहाँ वेट ज्यादा है, यहाँ सोना खरीदो, यहाँ बेच दो। यहाँ कौन खरीदेगा? पोलर बियर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आसान नहीं हो गई। क्या करो? क्यों नहीं समझ में आया? तो एक बार भी सुनती होगी, कल से तो आगे बैठेगी। बैक पेंचर हो गई नहीं? सब गलत बोल गया। देख ध्यान से, बॉडी का वेट, एम मास की बॉडी, उसका वेट इक्वेटर पर कम है पोल्स के मुकाबले में। एम मास की बॉडी का वेट कम है पोल्स पर उसके वेट के मुकाबले में। तो यहाँ से सोना खरीदो, यहाँ सोना बेच दो। कितना बढ़िया, बेकार पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ से एक ट्रक सोना खरीदो, यहाँ ट्रक बेचो। बताओ भी बताओ, ये समझ में नहीं है। अरे ये देखो ना, इक्वेटर वाला आर ज्यादा है, पोल्स वाला आर कम है। जहां आर ज्यादा वहां जी कम। तो आर ज्यादा कहाँ है? आर ज्यादा कहाँ? इक्वेटर पर। तो जहां पर आर ज्यादा है वहां पर जी कैसा है? कम। तो ये साइन ज्यादा का लगा है, कम। हाँ हाँ भाई, नया बच्चा रैगिंग कर ले थोड़ी सी। इक्वेटर पर उठा के वहां पे सामान क्यों नहीं बेच सकते? क्या दिक्कत क्या है? यहाँ से सोना खरीदो, यहाँ सोना बेच दो। मैंने 4 बार बोल दिया। मैं ही कह रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी का एम मास की बॉडी का वेट इक्वेटर पर कम है किसके मुकाबले में? वेट एट द पोल्स। तो यहाँ से कम वाली जगह से तुलवाओ, यहाँ बेचो। बढ़िया काम हो गया। क्यों पढ़ाई में लगे हो? आर्यन बेकार मम्मी से बोल, 2 ट्रक दिलवाओ बस, जो इक्वेटर से पोल तक चले जाएंगे। तो क्या सोना बेचना है? क्या गड़बड़ है? अरे सोने का वेट खरीदते हो, मास खरीदते हो? गुप्ता जी, अभी मम्मी ने बोला अपनी बहू के लिए 100 न्यूटन का हार बनवाऊंगी। कहती है माता जी का भी ऐसे 100 न्यूटन का हार बनवाऊंगी। कहती है, ग्राम या किलोग्राम ही बोलती है ना। तो सर बेटा 100 न्यूटन क्या होता है? वेट में थोड़ी खरीदा जाएगा, मास तो वही रहेगा। यहाँ भी सोना 10 ग्राम ही है, यहाँ भी सोना 10 ही ग्राम है, तो 60,000 का 60,000 ही रहेगा। वेट पे फर्क पड़ा मेरे भाई, मास पे नहीं पड़ा, वेट पे फर्क। नेक्स्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ। हाँ, वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये करवाऊंगा नहीं, कुछ डिराइव नहीं कराऊंगा, ये हमारे कुछ भी सिलेबस में नहीं सिर्फ, लेकिन क्योंकि जेईई में आता है तो रिजल्ट बता देता हूँ मैं क्या चीज़। रिजल्ट जरूर लिखते चलो, काम आएगा। अर्थ के घूमने की वजह से क्या जी की वैल्यू पर फर्क पड़ता है? तो सिंपल एक फॉर्मूला लिखकर छोड़ दो, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और ये क्या है? बाकी तुम्हारे सामने है, आर अर्थ का रेडियस है और जी वैल्यू ऑफ अर्थ एट द सरफेस। ठीक है, मुझे भी लिख दो। तो ज्योग्राफी में होता था ना ऐसा। देखो, मान लो यहाँ पर वो प्लेस है, जगह है, अर्थ ऐसे घूम रही। अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है? अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है? किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है? हाँ बिल्कुल ऐसी। सन कहाँ से कहाँ जाता है? यूं जाता है ना, ईस्ट टू वेस्ट। तो अर्थ किधर जाती है? तो
मतलब सन तो नहीं जाता है, अर्थ ही जाती है, सन तो वहीं रखा हुआ, अर्थ यूँ घूम जाती है, तो हमें लगता है सन यूँ जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, उल्टा जा रहा है, तो अर्थ जाती है ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन, उल्टा बोल दिया मैंने, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर मैं इस कमरे के हिसाब से कहूँ तो आप यूँ घूम रहे हैं, इधर मेरा ईस्ट है कमरे का, तो आप यूँ घूम रहे हैं, यूँ घूम रहे हैं, आप यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, ठीक है। अर्थ की वजह से वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी, कई बार तो क्लास में डिस्कस कर चुका। हाँ जी, अर्थ की लीनियर वेलोसिटी कितनी मिलेगी किलोमीटर पर आवर में? 6474 कुछ कुछ याद आ रहा है ना, बादाम तो खाते नहीं हो, काबुल के वहाँ से क्या तालिबान भेजते नहीं हो। 1600 हाँ जी, 1674 किलोमीटर पर आवर, याद रखा लो इन चीज़ों को। अब इस प्लेस को अगर मैं अर्थ के सेंटर से यहाँ जोड़ दूँ तो दिस इज योर लैम्डा, ये वो लैम्डा है जो वहाँ पर आपने लिखा है, इसे बना लो, कहीं काम आ जाएगा। ये अर्थ का रेडियस है, इसकी मैंने डेरिवेशन नहीं करवाई, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, रिजल्ट्स काम आते हैं हमारे। क्या कह रहे हो? एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ लैम्डा एट इक्वेटर, यहाँ बताओ, यही है ना इक्वेटर आपका। अगर इस प्लेस को उठा के यहाँ ले आए, अगर इस प्लेस को उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए, तो लैम्डा खत्म, लैम्डा जीरो, तो इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये तो मैंने बेकार कैसे लिखा, वैल्यू ऑफ लैम्डा एट इक्वेटर इक्वल्स टू 0। पोल्स पर कितनी हो जाएगी? यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ गया, ये जो जगह है वो अर्थ पर वो यहाँ पर आ गई, तो ये आ गया 9। लिख लेना दोनों चीजें। पोल्स पर जी का वैल्यू, सॉरी लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री। हेडिंग डालिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड पोल्स पर हो गया 90, लैम्डा क्या था? लैटिट्यूड। मैग्नेट की फील्ड तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप, मैग्नेट ले लेते थे, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाई भी होगी, थोड़ी बहुत नहीं बनाई, लैब में बनाई होगी ना, कार्डबोर्ड से पे रख के और टैपिंग की होगी ऐसे करके। तो इसके चारों तरफ यहाँ पर आयरन फिलिंग्स डाल लो, तो आपको वो देखोगे कि वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को ऐसे बना लेती है ना, ऐसे बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। सॉरी, यहाँ से ऐसे निकले और यहाँ से ऐसे, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगे, साउथ पोल में एंटर कर देंगे, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगे, साउथ पोल में एंटर कर देंगे, और अंदर साउथ से नॉर्थ से। ये सारा एरिया इसके आसपास का, जहां तक ये किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स लगा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो फील्ड बेसिकली वो एरिया हो गया इसके आसपास का जहां पर ये किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी रखता है, फील्ड हो। ऐसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ये चार्ज रख दिया आपने, तो चार्ज के चारों तरफ वो सारा एरिया जहां पर कि ये किसी और चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन की हो, रिपल्शन की हो, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना? अच्छा, लिख लो एक बार इसको, लाइन एक ही लाइन लिखूंगा, ज्यादा नहीं। ग्रेविटेशनल, अच्छा, फील्ड कहां तक हो सकती है? बता दिया क्या मैंने? फील्ड कहां तक हो सकती है, कितनी दूर तक हो सकती है? थ्योरेटिकली ये फील्ड इंफिनिटी तक हो सकती है,
लेकिन प्रैक्टिकली तुम भी जानते हो, मान लो मैं मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रखता हूँ तो थोड़ा यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा, ज़्यादा दूर चला जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो थ्योरेटिकली इसकी फील्ड तो बहुत दूर तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। प्रैक्टिकली तुम भी जानते हो थोड़ी देर बाद इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, नियर जीरो हो जाएगा। लिखो सर, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज द स्पेस अराउंड अ बॉडी। Gravitational field of a body is the space surrounding a body. Body is a space. No, gravitational field of a body is the space surrounding a body in which its effect can be felt. Full stop. Felt, F-E-L-T. Effect can be felt means नहीं पूरा लिख लो। Effect can be felt means if we bring another body in its neighborhood, it will get attracted. तो g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ हुई हमारे पास अब तक? स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ हुई थी? सरफेस पर। ऊपर गए थे तो कम हो गई, जमीन में अंदर गए तो कम हो गई, तो मैक्सिमम कहाँ हुई? सरफेस पर। ठीक है, सरफेस पर भी अगर मैं कहूँ तो पोल्स पर ज्यादा हुई कि इक्वेटर पे ज्यादा हुई? देख लो, याद रखा करो, पोल्स पर ज्यादा हुई। सामान कहाँ बेच कर आए थे? पोल्स पर ना, पोल्स पर ज्यादा हुई। चलिए एक लाइन और लास्ट। Theoretically this field extends up to infinity. अब देखिए, आपने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? किसी भी मास के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर हम किसी और मास को रखें तो उस मास को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, मास को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो गई फील्ड। अब सवाल ये कि आपने कहा खींच लेगा, इसका मतलब कुछ ताकत से खींचेगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी? कहीं ज्यादा भी होगी, कहीं कम भी होगी, तो फिर स्ट्रेंथ क्या चीज है? तो हम स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड सब जगह एक सी नहीं होगी ना, फील्ड कहीं कम होगी, कहीं वीक होगी, कहीं स्ट्रांग होगी, तो फील्ड का स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगाएं? ठीक है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, जरूरी है। अच्छा एक बात और बता दूं, इस चैप्टर को डिटेल में थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। वहां पर सब कुछ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूले तक नहीं बदलेंगे। यहाँ आप ग्रेविटेशनल फील्ड का या फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो क्या? Gm1m2/r²। आज ही लिखा है ना, अगले साल अगर 12वीं में पहुंच गए तो वहां लिखोगे K(Q1Q2)/r²। बिल्कुल एनालॉगस फॉर्मूले आएंगे, सिमिलर से आएंगे, हर चीज में सिमिलर आएगा। सिर्फ यहाँ मास लिख रहे हैं, वहां चार्ज आएंगे, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो फॉर्मूले वाइज आप याद रख सकते हो। अगर इस साल का ये चैप्टर याद रह गया तो अगले साल वो फर्स्ट चैप्टर तो यूं ही निकल जाएगा बड़े आराम से। बहुत सारी डेरिवेशन जो अभी हम करने वाले हैं वो भी सिमिलर है, सिर्फ मास आएगा वहाँ चार्ज आएगा, बाकी डेरिवेशन करने का तरीका, स्टेप्स वैसे के वैसे 12वीं में देखने को मिल जाएंगे आपको। पहला लिखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, लिखो इसको कंटिन्यूएशन में लिख लो। ये तो हमारा हेडिंग हो गया ना, at a point, ऐसे कर, at a point is defined as
the force experienced per unit mass, force experienced per unit mass placed at that point, placed at that point. ठीक है, ठीक है। जैसे हमने ये अर्थ ले ली और अर्थ के आसपास इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। मैं आपसे कह रहा हूं यहां से कुछ दूरी पर, यहां बताओ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, इंटेंसिटी कितना है, कितनी ताकत से किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगी अपनी तरफ। तो अगर किसी चीज पर ताकत आजमानी है तो कुछ रख के देखना पड़ेगा, कुछ तो रख के देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट मास रखते हैं। टेस्ट मास कितना छोटा मास है, ये बहुत छोटा सा मास है। कितना छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। इसकी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, अगर ये भी कहते तो चलेगा, ठीक है ना। ये क्या है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, कोई अर्थ ले ली मैंने, इससे कुछ दूरी पर क्या निकालना चाहता हूँ, जो इसके आसपास फील्ड है उसकी ताकत निकालना चाहता हूँ। फील्ड कमजोर है, फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कितनी है ये पता लगाना है। उसका कुछ फॉर्मूला तो चाहिए मेरे को, तो फॉर्मूला निकालने की बात करें तो हमने क्या करा, यहाँ पर कोई m0 मास रख दिया। हम देखते हैं इस पर ये कितनी फोर्स लगा पा रहा है। क्या लिखा पहली लाइन में आपने, फोर्स पर यूनिट मास। ये लाइन लिख के देखो, अरे लिख रखी है तुमने, देखो, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ आप निकालना चाहते हैं। तो वहां पर आपने m0 रख दिया। अगले साल यही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कैसे करोगे, चार्ज रख के करोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेक करोगे, मास रख के करोगे, सेम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। लिखो जो आगे लिखो, प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन अप्लाई आ गई। इसी के आगे सर जहां पे आपने छोड़ा था उसके आगे कॉमा करके, प्रोवाइडेड द यूनिट मास, प्रोवाइडेड द यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड, does not disturb the original gravitational field. आगे से कभी भी मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मतलब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। जब भी मैं आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो आपसे पूछूं क्या है, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है, फोर्स। क्या है, फोर्स है, दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फोर्स है जो यूनिट मास एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ बोल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी बोल दो, या सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोल दो, एक ही बात, स्ट्रेंथ की बात है। लिखिए, let us find the intensity of gravitational field. Let us find the intensity of gravitational field at a point distant x, at a point distant x from a body of mass m, from a body of mass m, at the point डिस्टेंट x, जैसे ये क्या हो गया, ये हमारे पास लेटेस्ट से अर्थ आ रही, ठीक है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, यहां पर P पॉइंट पर आप क्या निकालना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो, ठीक है। यहां पर हमने क्या रख दिया, m0 को ये m मास किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कितनी फोर्स से खींचेगा, लिखते let us put
a point mass m naught at point P. बोलो आगे, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय m naught. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय m naught कितना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? g m1 m2 बाय r स्क्वायर. बस डिस्टेंस x है तो x ले लो. आगे लिखो, force experienced by m naught at P is E. क्या चीज कैंसिल हो गई? सिंपल gm by x. m naught से m naught कट गया, gm by x पर. ये ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया. ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया. एक चीज नोट कर रहे हो, ये फॉर्मूला पहले देख चुके हो. g का फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला. तो ये और कुछ नहीं है, ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही दिखा रहा हूँ. कहने का ढंग बदला हुआ है चीज़. ये क्या है? gm by r स्क्वायर. किसका फॉर्मूला लिख के आए हो? g का फॉर्मूला लिख के आए हो कि नहीं आए हो? तो ये वही तो है. तो यही वही तो है. थ्योरेटिकली तो ये न्यूमेरिकली तो बराबर ही आएगी. लिखो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स है. तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें इसको तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस gm बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. मुझे भी नहीं पता माइनस क्यों है. कोई बताएगा माइनस क्यों है? मैं यही पूछने वाला था. माइनस लिखा हुआ था, मैंने भी लिख दिया. माइनस क्यों है? जी लिखिए, लिखिए. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट E and X are oppositely directed. E and X are oppositely directed. X किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? अगर मैं X की बात करूं तो X किस तरफ बढ़ता जा रहा है? X किस तरफ बढ़ रहा है ना? और आपका फील्ड का स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ रहा है? इस तरफ. तो x उधर बढ़ रहा है और e इधर की तरफ. जितना पास आते जा रहे हैं फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है. तो अगर x चेंज हो, x बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है. सीधा साबित. तो माइनस. आगे देखिए, यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट SI यूनिट क्या आएगी? श्योर है SI यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट क्या होनी चाहिए? आप इसे देखें ना, इसे ना देखें, इसको देखें ना. पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? स्ट्रेंथ क्या होती है? आगे से मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टाइम. फोर्स पर यूनिट मास. तो न्यूटन पर केजी. वो लिखा, वो लिखा. ठीक है, आगे लिखिए.
डिवाइड कर ले बच्चे, f को m नॉट से डिवाइड कर, ये जो फॉर्मूला है इसको m नॉट से डिवाइड कर, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कर दे, ठीक है, इसलिए आए। आगे लिखो, ये लाइन के लिख लेना, भूल जाओगे फिर। ये e and small g are numerically equal, e and small g are numerically equal। अब तुम्हारा टेस्ट होगा, सारे 10th क्लास पास हो, ऐसा फॉर्म में भरा है तुमने। पिछले साल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, समझाओ जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था, बैटरी का वोल्टेज पढ़ रहे थे। हाँ जरा बताना पोटेंशियल क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल करें। एक कूलम के चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे हाँ। पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वर्क डन होता है, हाँ, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बता दो आप, ये होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, शौर्य बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 10th क्लास में हम पढ़े थे। उसके और सेंटर के बीच में सेंटर किसका सेंटर? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मुझे याद नहीं। नहीं याद आ रहा? हाँ भाई, जब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब उसी फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तो पोटेंशियल। चलो ठीक ही बोल रहे हो। तो लिखो जरा। पिछले साल आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किसी चार्ज, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इन्फिनिटी से कहीं किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, मान लो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिया और मैं एक पॉजिटिव चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन आप फिर भी बिना एक्सेलरेशन के इसको यहाँ लेकर आओगे। जब आप इसको यहाँ लेकर आओगे तो जितना वर्क डन आप करोगे वो इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। फिर किसी दूसरे चार्ज को यहाँ पर लेकर आओगे, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V1, फिर किसी चार्ज को दूर से लेकर आओगे, यहाँ लेकर आओगे, तो फिर कोई वर्क डन करोगे तो यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पोटेंशियल अलग है और यहाँ पोटेंशियल अलग है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ तो ये बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, पहले फील्ड कौन सी थी? इलेक्ट्रिक, अब कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बेसिक डिफरेंस बता सकते हो जो अब तक नजर आ रहा है? फॉर्मूला सेम है, चार्ज और मास तो समझ में, और कोई चीज जो सामने नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो रिपल्शन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लूंगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्शन होता ही। और जब चीजें सिस्टम का याद करो, जब सिस्टम नेचर वाइज कैसा होता है? अट्रैक्टिव, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? उस दिन इसीलिए तो तुम्हें वो करवा रहा था, तुम्हें होमवर्क छोड़ के चला गया था, तुम लोगों ने देखा ही नहीं, बाइजू से लिख के आया। इसीलिए वो क्वेश्चन छोड़ा था मैंने कि अगर अट्रैक्शन की वजह से, अगर सिस्टम कैसा है, पिछले चैप्टर का बता रहा हूँ, अगर सिस्टम कैसा है? बाउंड। अट्रैक्शन है कहीं पर, अट्रैक्शन है कहीं पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जब मैं किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो वो कैसी आएगी? नेगेटिव ही आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ध्यान रखिएगा इसका। MGH मत याद करो, MGH कुछ नहीं होता है, होता है MGH होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ जी बोलिए, बोलिए, आपने ऐसे किया, आशीर्वाद दे रहे थे तो फिर ऐसे मत करिए, लिखिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल हो गया V, लिखो V एट ए पॉइंट
V at a point, जल्दी करो, V at a point in the gravitational field. V क्या होता V for van. कर जल्दी. V at a point in the gravitational field of a body is the amount of work done. कुछ फर्क आया पिछले डेफिनेशन में और अब में? कोई फर्क नहीं आया अभी तक. Is the amount of work done. V at a point in the gravitational field of a body is the amount of work done. किस लिए वर्क कर रहे हैं? किसी बॉडी को ला रहे हो? In bringing a unit mass, in bringing a unit mass from infinity to that point, from infinity to that point, और दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द, without acceleration, without acceleration. As per definition हमने क्या बोला? Work done per unit mass. इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या लिखा था हमने? फोर्स पर यूनिट मास. ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास. ध्यान रखा करिए, जूल पर केजी. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो क्या बना था? यूनिट न्यूटन पर केजी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब फोर्स पर यूनिट मास. फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब फोर्स जो किस पर लगेगी? पर यूनिट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वर्क डन. किस लिए? किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर लाने में हम जितना काम करेंगे विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आगे लिखिए, डेरिवेशन करते हैं. ये हमने कोई बॉडी ले ली, से अर्थ ले ली, बनाई. शौर्य थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन करा हुआ है, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत. यस ठीक. इसका रेडियस मान लो R. ठीक है, बनाइए. सब चीजें याद हैं. चलिए बोलो. ऐसा मान लो कि ये अर्थ है, तो जरूरी है अर्थ ही लेनी, कोई भी बॉडी ले सकते हैं. मोटा मोटा कंसेप्ट तो मैं पहले बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर. कनिष्ठा जी देखिए, पहले लिखिएगा बाद में. ये अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ क्या होगी? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. अब इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को, इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को हम ला रहे हैं और कहाँ तक लाना है? P पॉइंट तक लाना है. तो P पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होगा विदाउट एक्सेलरेशन, वो वर्क डन किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर. ठीक है भैया, ऐसे मत है, पुतला मत है, कुछ मुश्किल नहीं पड़ा रहा. ये अर्थ है. अर्थ है तो इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी. फील्ड होगी तो उस फील्ड में कहीं इंफिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ला रहा हूँ. कौन सा ऑब्जेक्ट है? यूनिट मास है. यूनिट मास को लाते कहाँ तक लाना है? P तक लाना है. तो P तक लाने में जितना वर्क डन करेंगे वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल. ये निकालना है, समझो वर्क डन निकालना है.
अच्छा, अब कहानी सुनो। जब हम लेकर आ रहे थे रास्ते में तो हम कहीं ए पॉइंट पर पहुंचे। ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है? x डिस्टेंस दूर है। क्या यहाँ पर इस मास में और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी? बिल्कुल लग रही होगी। अर्थ इसको खींचेगी अपनी तरफ, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? फोर्स लगेगी तो क्या जरूर होगा? एक्सेलरेशन। लेकिन हमें कैसा लाना है? विदाउट एक्सेलरेशन। तो जितनी फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी उतनी फोर्स हम समझ लो बाहर को लगा देंगे, सो दैट नेट फोर्स बिकम इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना। फिर से सुनो, हम m नॉट को लेकर यहां पहुंच गए। क्या ये m नॉट को ये m अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? हाँ कर रहा होगा। कितनी फोर्स से? g m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिलहाल r कितना है मेरा? x स्क्वायर से। अब ये फोर्स लग रही होगी यूं, मैं कुछ ना करूं तो ये खुद ही खींच लेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ। जितनी अर्थ फोर्स लगा रही है उतना ही हम लगा देंगे, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? और नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? और हम तो चाह ये रहे हैं कि भैया बिना एक्सेलरेशन के लाएंगे। अब आप फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाई इधर, और इस फोर्स के अगेंस्ट आप इसको और इधर ले आए। कितना डिस्टेंस दूर? dx और ले आए। कितना एंगल आ गया? वर्क डन कितना आएगा? ध्यान किस पर रखना है, क्या निकालना चाहते हो? वर्क का फॉर्मूला। अरे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेस करना चाहते हो? इन्फिनिटी से। कहां लाना चाहते हो? P पॉइंट पर। कितनी दूरी पर? r डिस्टेंस पर। यही तो काम करना चाह रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, रास्ते में कहीं जब आप ला रहे थे आपने छोटा सा वर्क डन निकाल लिया। अब ऐसे ऐसे छोटे 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 सारे वर्क डन निकालते जाओ, सारे सारे छोटे छोटे वर्क डन निकालते जाओ और क्या करते जाओ? इंटीग्रेट ही बोल दिया तुमने, ऐड करते जाओ, है ना? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां कर देंगे? r तक इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल आंसर इतना ही है और कुछ नहीं है इसका, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लिखो, let us find v at point P. Let us find v at point P, distant r from the center. Distant r from the center. लिखो, to find v at point P, to find v at point P, comma, we will find the work done. We will find the work done in bringing a unit mass m naught from infinity to P. Work done in bringing a unit mass from infinity to point P without acceleration. ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, as we were bringing the unit mass, as we were bringing the unit mass, we were at point A. We were at point A as shown. Gravitational force experienced by m naught at A. क्या फोर्स है? G m यूनिट मास की है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 लिए ले रहा हूं।
तो कितना फोर्स आ गई जी हो गया। अच्छा 1.5 घंटा पता नहीं चला आज तो ज़्यादा हुआ भी। कितने आर्टिकल हुए हैं?